हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 10 थी। राहुल को बताने के बाद कि पहाड़ पर कोई भी नहीं है, शिवम ने हंसराज और उसके साथियों से गंभीरता से कहा, तुम लोग हमें आगे लेकर जाओगे और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि शिवम की दिव्य शक्तियां बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो ये पता नहीं लगा सकता था कि नीति संघ के लोग कहाँ हैं। शिवम को इस बात की बहुत चिंता थी कि नीति संघ के लोगों की क्या हालत होगी, वो लोग जिंदा होंगे या नहीं, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। इसलिए शिवम जल्द से जल्द उनके पास पहुंचना चाहता था। हंसराज शिवम की ताकत देख चुका था, इसलिए वो शिवम से लड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि ऐसा करना बेवकूफी होगी, इसलिए उसने अपने आप को शांत किया और शिवम से धीमी आवाज में कहा, मिस्टर शिवम, नीति संघ के लोग बहुत पहले ही टनल से होकर भाग गए। मेरे गुरुजी और मैंने उनका बहुत पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग उन तक पहुंच नहीं सके। इसलिए हमें अब नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। शिवम ये बात जानता था कि हंसराज जरूर ऐसी कोई बात कहेगा। उसे अच्छे से पता था कि हंसराज झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। हंसराज भी मजबूर था, वो केवल अपनी जान बचाना चाहता था। अगर उसने शिवम का साथ दिया और वो शिवम को लेकर अपने लोगों के पास चला गया तो हंसराज अपने गुरुजी को क्या जवाब देगा। हो सकता है उसके गुरुजी उसे जान से मार दे। इसलिए हंसराज शिवम से भी बचना चाहता था और अपने गुरुजी से भी। झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर पहले हंसराज के लोग माहिम राहुल को एक ऐसा कुत्ता समझ रहे थे जो घर का था न घाट का, लेकिन फिलहाल वो हालत अब हंसराज की थी। हंसराज के मुंह से सच निकलवाने के लिए शिवम ने अपनी शर्ट की स्लीव ऊपर की ही थी कि उतने में हंसराज के साथियों पर ऐसा हमला हुआ कि उन लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। एक ही पल में उन लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। हंसराज जानता था कि उसके बाद शिवम उस पर हमला करेगा, इसलिए शिवम के हमला करने से पहले ही उसके मुंह से सच बाहर निकल आया। वो शिवम के सामने जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और हाथ जोड़कर शिवम से दया की भीख मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए मिस्टर शिवम, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। शिवम ने हंसराज की तरफ देखकर गुस्से से कहा, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चुपचाप मुझे नीति संघ के लोगों के पास ले चलो। हंसराज ने तुरंत अपना सर हिलाया और शिवम को अपने पीछे लेकर चल दिया। हंसराज आगे आगे चल रहा था और शिवम और माहिम राहुल उसे फॉलो कर रहे थे। काफी देर चलने के बाद और 2 मोड़ पार करने के बाद शिवम को अपनी दिव्य शक्तियों से नीति संघ के लोगों की मौजूदगी एक गुफा में महसूस हुई। नीति संघ के लोगों की हालत ठीक नहीं थी। वो लोग काफी घायल थे और उनके शरीर पर गहरे घाव थे। लगभग 10-15 लोग जमीन पर पड़े थे। वो लोग मर चुके थे। जो लोग जिंदा थे उनमें से कुछ अधमरी हालत में थे। उनकी हालत को महसूस करके शिवम को इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि वो हंसराज की चाल ले लेना चाहता था, लेकिन उसने हंसराज से वादा किया था कि वो उसे छोड़ देगा। इसलिए अपना वादा पूरा करते हुए शिवम ने हंसराज से कहा, अब तुम यहां से जा सकते हो। हंसराज शिवम की बात सुनकर वहां से जल्द चला जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर शिवम ने अपना आपा खो दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अभी तक शिवम ने सब कुछ अपनी दिव्य शक्तियों से महसूस किया था, लेकिन जब शिवम गुफा के अंदर घुसा तो उसने देखा कि उन लोगों पर काफी अत्याचार हो रहे थे। वहां खड़ा एक अनजान आदमी भीमासुर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, भीमासुर, जल्दी करो, अपने सेक्शन की सबसे कीमती चीज मुझे सौंप दो, वरना मैं हर मिनट तुम्हारे लोगों को मारता रहूंगा। बोलो मत, यह जगह नीति संघ के एक्सपर्ट से भरी है, जिनको खोना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस अनजान आदमी के चेहरे पर मास्क लगा था, इसलिए उसका चेहरा देख पाना मुमकिन नहीं था। ना ही उसके बोलने के तरीके से उसके एक्सप्रेशन समझ में आ रहे थे। लेकिन नीति संघ के लोगों की लाशें देखकर यह साफ जाहिर था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने पहले ही कई सारे लोगों को मार दिया था और अब और लोगों को मारने के लिए तैयार था। भीमासुर को जवाब दे पाते उससे पहले ही उनके एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्होंने 2 लोगों को गुफा के अंदर आते देखा, जिनमें से एक था राहुल और दूसरा शिवम।
माहिम राहुल को देखकर भीमासुर ने पूछा, मैंने तुम्हें भेज दिया था ना, तो तुम वापस यहाँ मौत के मुंह में क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जब माहिम राहुल वहां से चला गया था तो उसके पीछे भीमासुर ने कुछ कमजोर शिष्यों को भी भेज दिया था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो जानते थे कि उनके दुश्मन उनके कमजोर शिष्यों का पीछा करेंगे और उन्हें मार देंगे। तब तक माहिम राहुल को वहां से और दूर जाने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि माहिम राहुल वापस लौट आएगा, वो भी शिवम के साथ। माहिम राहुल ने आते ही भीमासुर से कहा, गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? मुझे इन लोगों की मौत का बहुत दुख है। मैं बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितना रो रहा है आज। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं अपने साथ किसको लाया हूं। मिस्टर शिवम हमारी मदद करने आए हैं। ये हमें यहां से बचा कर ले जाएंगे। इनके होते हुए अब और कोई नहीं मरेगा। जो मरेगा वो केवल दुश्मन होगा। तभी शिवम ने भीमासुर के पास आकर उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। रिश्ते में भीमासुर शिवम की नानी के बड़े भाई लगते थे, इसलिए उनकी इज्जत करना शिवम का कर्तव्य था। शिवम को देखते ही भीमासुर ने शिवम से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आए? भीमासुर ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जिन लोगों से लड़कर शिवम नीति संघ के लोगों को बचाने आया था, वो लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बहुत खतरनाक थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि भीमासुर जानते ही नहीं थे कि वो लोग कौन है। वो ना ही उनके कोई पुराने दुश्मन थे, ना ही कोई ऐसा रिश्ता था उनके साथ जिसकी वजह से वो लोग उनके पीछे पड़े हों। भीमासुर घबराए हुए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों का संबंध किसी और चीज से हो, कोई ऐसी बात हो जिस तक वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हों। भीमासुर का घबराया हुआ चेहरा देखकर शिवम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों की जान बचाऊं। आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए। इतना कहकर शिवम ने उस आदमी की तरफ देखा जो थोड़ी देर पहले भीमासुर पर चिल्ला रहा था। उस आदमी ने शिवम की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैं तब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि इन लोगों को बचाने के लिए तुम जरूर आओगे। तुमको कुचलकर मैं अपनी ताकत अपने सेक्शन के सामने और अपने लोगों के सामने साबित करूंगा। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर शिवम ने हंसते हुए कहा, हाँ, काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा समय होता तो मैं तुम्हारी वो हालत करता कि तुम्हारी आगे आने वाली 5 पुश्तों को भी धरती पर आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। लेकिन इस बार मैं बहुत जल्दी में हूं, इसलिए मुझे ये लड़ाई बहुत जल्द खत्म करनी होगी। इतना कहकर शिवम ने अपनी तलवार निकाली और एक जोर का वार किया। हालांकि उस आदमी ने शिवम का पहला वार रोक लिया, लेकिन वो शिवम का दूसरा वार नहीं रोक पाया। तलवार सीधा उसकी छाती पर लगी और उसकी छाती से खून निकलने लगा। शिवम के इतने खतरनाक वार को देखकर एक पल के लिए वो भी गहरी सोच में चला गया और उसने बड़ी ही गंभीरता से शिवम से पूछा, कौन हो तुम और कहां से आई तुम्हारे अंदर इतनी ताकत? उस आदमी के सवाल को सुनकर शिवम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है आज से पहले न जाने कितने लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, लेकिन इस सवाल के बाद वो लोग जवाब सुनने के लायक ही नहीं बचे। इतना कहकर शिवम ने अपनी तलवार चलाई और उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया। अपने बॉस को मरा हुआ देखकर उसके साथ आए बाकी लोग वहां से डरकर भागने लगे। शिवम ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि शिवम को लगा कि वो लोग उसके दुश्मन नहीं हैं। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ वहां पर डर फैलाने के लिए आए थे। उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। उन सबको इस तरह भागते देखकर भीमासुर ने उनमें से एक को रोकने की कोशिश की और शिवम से कहा, तुम इन्हें भागने क्यों दे रहे हो? इन्हें पकड़ो, इनसे पता करो कि कौन है ये लोग और इन्होंने हम पर आक्रमण क्यों किया। भीमासुर की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, आप ज्यादा फिक्र कर रहे हैं गुरुजी। मेरे हिसाब से ये छोटे मोटे गुंडे हैं और हो सकता है आपके पास कोई कीमती चीज देखकर आपके पीछे पड़ गए होंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
आपको इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे इनसे वैसी एनर्जी महसूस नहीं हुई कि मैं इन्हें रोक कर कुछ पूछूं, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता है। शिवम इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रहा था, लेकिन भीमासुर इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने दोबारा शिवम से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन लोगों को छोड़ना हमारे लिए ठीक रहेगा? उनके सवाल को सुनकर शिवम ने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद भीमासुर उससे कुछ नहीं पूछ सकते थे। शिवम और राहुल मिलकर भीमासुर और नीति संघ के बाकी लोगों को उस गुफा से बाहर निकाल लाए और उन्हें एक छोटे से तंबू में ले गए, जहां उनका उपचार चलने वाला था। भीमासुर और नीति संघ के बाकी लोगों को बहुत गहरी चोटें आई थी। उनका उपचार होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन सबको तंबू से सुरक्षित लाने के बाद शिवम ने राहुल की तरफ देखा और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, राहुल, मेरे हिसाब से अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब मुझे इलाहाबाद वापस चले जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया सफर बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। शिवम ने राहुल की मदद की थी, इसीलिए राहुल ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं अपने गुरुजी को खो देता। इतना सुनकर शिवम उस तंबू से बाहर चला गया। तभी अंदर से भीमासुर ने शिवम को आवाज देकर रोका। आखिर भीमासुर ने शिवम को क्यों रोका? क्या वो अभी भी इस लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहते हैं? क्या इस लड़ाई को हल्के में लेकर शिवम कोई गलती कर रहा है? शिवम किस सफर की बात कर रहा था? भीमासुर ने काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, शिवम, जरा थोड़ी देर मेरे पास आना। उनकी बात सुनकर शिवम तंबू के अंदर चला गया। राहुल तंबू के बाहर खड़ा था ताकि कोई शिवम और भीमासुर की बातचीत में डिस्टर्ब न कर सके। जैसे ही शिवम भीमासुर के पास पहुंचा, उन्होंने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, देखो शिवम, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे पास दुनिया की असीम ताकत है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जिसको चाहे उसको बचा सकते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी ताकत को अपनी शक्ति से जोड़ना पड़ेगा। जैसे शिव के लिए उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी उनकी शक्ति थी, तुम्हारे लिए दृष्टि तुम्हारी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी शक्ति को अपने आप से जोड़कर अपनी ताकत को एक नया अंश दो। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं? मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारी ताकत का विकास हो। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, एक बात और, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल सफर शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इस सफर से लड़ने में शिव जी तुम्हारी मदद करें। महाकाल हमेशा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन तुम्हें खुद भी सही फैसले लेने होंगे। तुम्हारा एक गलत फैसला और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर मुझे उम्मीद है कि तुम गलत राह पर कभी नहीं चलोगे। भटकना मत बेटा, भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। शिवम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भीमासुर उससे इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं पूछ सकता था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और जहां तक बात रही आपकी सलाह की, तो मैं उस पर जरूर सोचूंगा। अब मैं चलता हूं। शिवम को जाते देखकर भीमासुर ने अपनी पोटली से 2 सुरक्षा कवच धागे निकाले और उसे शिवम को देते हुए कहा, ये लो, इसे अपने साथ रखना। इसमें एक तुम्हारे लिए है और एक दृष्टि के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब तुम दोनों आओगे तो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा मेहमान होगा, जिसे मैं खुद अपने हाथों से कवच पहनाऊंगा। शिवम उस तंबू से निकल गया था और वापस इलाहाबाद आ गया था। वो छोटे से होटल में रुका हुआ था और बड़ी ही शांति से अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो अभी थोड़ा शांत था कि तभी उसके पास एक फोन आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कॉल रफीक पठान का था।
शिवम पहले तो रफीक पठान का कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो उस वक्त थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, लेकिन फिर रफीक पठान के मैसेज आने लगते हैं कि कॉल अर्जेंट है और शिवम को कॉल उठानी होगी। रफीक पठान के करीबन 20 से 30 मैसेजेस और 5 कॉल्स देखकर शिवम थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मामला गंभीर है और उसे कॉल उठानी ही पड़ेगी। थक हार कर शिवम रफीक पठान का कॉल उठाता है तो उधर से बड़ी ही हैरानी भरी आवाज आती है। मिस्टर शिवम, मुझे पता है कि आप बिजी हैं और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल मेरी बहन नायरा ने अपना हाथ काट लिया है। इतना कहकर रफीक रोने लगता है। रफीक को इतना परेशान देखकर और ये बात सुनकर शिवम के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही हैरानी से सवाल करते हुए कहता है, क्या नायरा ने हाथ काट लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और उसने ऐसा क्यों किया? शिवम का सवाल सुनकर रफीक उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास इस वक्त शिवम को सच बताने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसलिए वो बड़ी ही धीमी आवाज में अपनी बात रखते हुए कहता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नायरा ने आपके लिए किया है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले आपने नायरा से एक वादा किया था कि आप उससे शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर देंगे। वो आपके साथ एक आइलैंड पर जाना चाहती थी और कुछ समय बिताना चाहती थी, लेकिन शायद आप उस वादे के बारे में भूल गए। मगर नायरा को वो वादा हर दिन याद आता था। वो हर दिन अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। उसने सबसे बातें करना छोड़ दिया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि पठान परिवार में नायरा नाम की कोई लड़की भी रहती है। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझी। परसों रात उसने आपके बारे में एक खबर सुनी कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपनी बीवी के साथ खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसे लगा कि आपने उसका इस्तेमाल किया है और उसे छोड़ दिया। जब से आपने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा था, उसने कभी आपकी निजी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं की, आपके परिवार वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चुपचाप शांति से बस आपका इंतजार कर रही थी, मगर आप नहीं आए और इसी दुख में शायद उसने कल अपनी नस काट ली। हम सब इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। नायरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रफीक को इतना परेशान देखकर शिवम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नायरा को दिया हुआ वादा भूला नहीं था, लेकिन समय ज्यादा हो चुका था तो नायरा का इस तरह की हरकत करना लाजमी था। वो पहले ही शिवम के लिए न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी थी। शिवम ने कुछ देर शांति से सोचा और फिर बड़ी ही धीमी आवाज में रफीक को जवाब देते हुए कहा, रफीक, आई एम सॉरी। मेरा मकसद नायरा को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मेरी जिंदगी इस वक्त खुद इतनी ज्यादा ऊपर नीचे चल रही है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी में उथल पुथल हो रखी है। मैं चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल शांत हूं या मैं उस वादे को भूल गया। मुझे वो वादा आज भी बहुत अच्छे से याद है। अगर मैं थोड़ा भी फ्री होता तो जरूर नायरा से मिलने आता। खैर, तुम लोग इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं वहीं पहुंचता हूं। शिवम का सवाल सुनकर रफीक ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, सिटी हॉस्पिटल, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। हो सकता है कि आपके यहाँ आने से नायरा की तबीयत में कोई सुधार हो जाए। खून बहुत बह चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि उसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रफीक की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं जरूर कुछ करूंगा। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। इतना कहकर शिवम ने रफीक का फोन रख दिया और अब वो और ज्यादा टेंशन में आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नायरा उसके लिए अपने हाथ की नस काट लेगी। शिवम के लिए नायरा का इस तरह की हरकत करना बहुत ही बचकाना था, लेकिन वो जानता था कि वो नायरा को नहीं समझा सकता। वो दृष्टि को इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके पास इस वक्त दृष्टि को इन सब चीजों की जानकारी देने का समय नहीं था। इसलिए उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और सीधा सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही शिवम गाड़ी से बाहर निकला,
हॉस्पिटल के सामने ही रफीक पठान अपनी आंखों में आंसू लेकर उसका इंतजार कर रहा था। शिवम ने आज पहली बार रफीक की आंखों में आंसू देखे थे। उसने आज पहली बार रफीक को इतना परेशान देखा था। शिवम तुरंत रफीक के पास पहुंचा तो रफीक ने शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। रफीक ने शिवम के सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे। शिवम ने तुरंत उसके हाथों को पकड़कर नीचे किया और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हें पता है कि मेरी गलती नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान था। अगर मुझे पता होता कि नायरा ऐसा कुछ कर लेगी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मुझे अभी इसी वक्त नायरा के पास ले चलो। रफीक शिवम की बात मानकर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और वो लोग आईसीयू के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां नायरा की दादी और दादा बाहर कुर्सी पर बैठे होते हैं। शिवम को देखकर नायरा की दादी कुर्सी से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, अब क्यों आए हो? क्या करने आए हो यहाँ? मेरी बेटी से निकाह तोड़कर उसकी जिंदगी तो पहले ही तुमने बर्बाद कर दी थी। उसने तुमसे एक छोटी सी विनती की थी, पर उसे भी तुम पूरा नहीं कर पाए। अब क्या मेरी बच्ची की लाश देखने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अपनी दादी को गुस्से में देखकर रफीक ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दादी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। मिस्टर शिवम नायरा से मिलने आए हैं। एक बार उन्हें उससे मिलने तो दीजिए, शायद वो ठीक हो जाए। प्लीज प्लीज आप शांति से बैठिए। रफीक ने अपनी दादी को शांत करके दोबारा उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। शिवम उन सब की हालत देख रहा था और उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि इन सब की वजह वो खुद ही है। उसने एक गहरी लंबी सांस ली। तभी नायरा के दादाजी उसके पास आकर खड़े हो गए और बड़ी ही धीमी आवाज में बोले, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम इतने दिन कहाँ थे, या तुमने मेरी पोती के साथ ये सब कुछ क्यों किया? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरी पोती को बचा सकते हो तो बचा लो। अगर तुम सच में निर्दोष हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो साबित करो। बचा लो मेरी बच्ची को। नायरा पठान खानदान की शान है। अगर उसे कुछ हो गया ना शिवम, तो हम सब मर जाएंगे। नायरा के दादाजी की आंखों में आंसू थे और शिवम ये सब देख नहीं पा रहा था। उसने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। अगर उसके दुख और उसकी तकलीफें मुझे अपने ऊपर भी लेनी पड़ी तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शिवम ने उन्हें उनकी कुर्सी पर वापस बिठाया और उसके बाद वो आईसीयू के अंदर चला गया। रफीक बाहर खड़े होकर शिवम के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि शिवम के वहां पहुंचने पर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि नायरा होश में आ जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए और वो दोबारा उन सब की जिंदगी में वापस लौट आए। रफीक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वो उसके साथ कुछ होते हुए नहीं देख सकता था। वो इतने दिनों से उसे शिवम से दूर रखने की इसलिए कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अपनी बहन को इस दुख से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन नायरा शायद इस दुख से धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। एक तरफ शिवम नायरा की जान बचाने के लिए आईसीयू के अंदर पहुंच गया, तो वहीं दूसरी तरफ हंसराज हांफते हांफते एक ऐसे खुफिया बंगले के पास पहुंच गया था जहां आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई और फिर बंगले के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो एक अंधेरे से कमरे में पहुंचा जहां एक टूटी हुई कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वो कुर्सी बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। हंसराज ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, शिवम मिल गया है। वो बहुत ताकतवर है। उसने आपके सारे आदमियों को मार डाला और भीमासुर को बचा कर ले गया। आखिर हंसराज किसके पास आया है? वो बूढ़ा आदमी कौन है? वो कौन लोग हैं जो शिवम के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? क्या उनका तक्षक नागवंश से कोई रिश्ता है या वो शिवम के दूसरे दुश्मन है? क्या शिवम नायरा की जान बचा पाएगा?
भीमासुर ने काफी तेज आवाज में हंसराज की बात सुनकर उस आदमी ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, उड़ने दो उसे, बहुत जल्द उसके पंख कटने वाले हैं, उसके बाद वो कहीं का नहीं रहेगा। इधर शिवम आईसीयू के अंदर पहुंच गया था। नायरा सामने बेड पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी, वो बेहोश थी। शिवम नायरा के पास गया और उसने उसके सर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर नायरा के दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश की। बड़े ही ध्यान से सब कुछ समझने के बाद शिवम ने एक मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे नायरा का शरीर गर्म होने लगा। करीबन 1 घंटे के जाप के बाद नायरा के हाथ का घाव भर गया था और नायरा थोड़ा थोड़ा हिलने भी लगी थी। आधे घंटे के आराम के बाद नायरा होश में आ गई और उसने अपनी आंखें खोली। नायरा ने देखा कि उसके सामने शिवम खड़ा था। शिवम को अपने सामने खड़ा देखकर नायरा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और उसने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर वापस आओगे। तुम चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश क्यों न करो, लेकिन तुम मेरी हो। बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार अब तक खत्म नहीं हुआ है, जो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। नायरा की बात सुनकर शिवम ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, बकवास बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत है। इस तरह की हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं? शिवम की बात सुनकर नायरा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम भी तो परेशान थे ना? मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी जान बचा ली। नायरा की आवाज सुनकर रफीक और उसके दादा दादी के कान खड़े हो गए। वो तुरंत आईसीयू के अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि नायरा शिवम से बात कर रही थी। नायरा को होश में देखकर उसकी दादी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत नायरा के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी और बोली, बेटा तुम होश में आ गई, तुम ठीक तो हो ना? अपनी दादी को हैरान देखकर नायरा ने उनका हाथ पकड़कर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, जब तक शिवम यहाँ है तब तक हम में से किसी को कुछ नहीं हो सकता, खास तौर पर मुझे। नायरा के चेहरे पर मुस्कान देखकर रफीक समझ गया था कि नायरा की जान शिवम ने बचाई है। इतने सारे लोगों को आईसीयू में देखकर वहां डॉक्टर्स आ गए और उन्होंने तुरंत उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग इस तरह पेशेंट्स नहीं मिल सकते, प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर की बात मानकर शिवम, रफीक और नायरा के दादा दादी आईसीयू से बाहर चले गए। शिवम के बाहर आते ही नायरा की दादी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शिवम, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? नायरा को इस हालत में देखकर मैं पागल हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिवम ने बेगम साहिबा की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आप उस वक्त किस मेंटल स्टेट में थी और मैं उस बात का बुरा नहीं मान रहा। आप आराम कीजिए, नायरा अब ठीक है। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को भी घर चले जाना चाहिए। शिवम की बात खत्म होते ही रफीक ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दादी, मिस्टर शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग कल रात से यहाँ हैं, आप लोग थक गए होंगे, प्लीज आप लोग घर जाइए, हम नायरा के लिए यहाँ हैं। रफीक की बात सुनकर नायरा की दादी और दादा ने सिर हिलाया और फिर वो लोग बाहर जाने लगे। तभी नायरा के दादा पीछे मुड़े और उन्होंने शिवम की तरफ देखते हुए कहा, देखो शिवम, हमें नहीं पता कि तुम नायरा को क्यों नहीं अपनाना चाहते, लेकिन तुमने नायरा से एक वादा किया था कि तुम उसे अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकाल कर दोगे। तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक मेरी पोती ठीक ना हो जाए तुम पठान खानदान में ही रहो, उसके आसपास। उसे तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो और हम नायरा को संभाल लेंगे। इससे तुम्हारा वादा भी पूरा हो जाएगा और हमारी पोती भी ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को इस बार काटोगे नहीं। हालांकि शिवम नायरा को ठीक करके सीधा दृष्टि के पास जाना चाहता था, लेकिन अब
नायरा के बाबा की बात सुनने के बाद वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसके बाद करीबन 3 दिन तक शिवम नायरा की मदद करता रहा। वो नायरा के लिए फल काटता था, उसके पास बैठता था, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था ताकि नायरा का दिल बहला रहे। शिवम को अपने पास देखकर नायरा बहुत खुश थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो शिवम के और करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि अभी ये सब कुछ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3 दिन के बाद डॉक्टर्स ने नायरा को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दिया। शिवम नायरा और रफीक को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आया और वो उनसे जाने की इजाजत मांगने वाला ही था कि तभी रफीक ने शिवम को टोकते हुए कहा, मिस्टर शिवम, गलत मत समझिएगा, लेकिन नायरा की जान बचाकर आपने पठान खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन आपसे एक विनती जरूर करेंगे कि आप कुछ दिन हमारे खानदान में रुककर हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दें। रफीक की बात सुनकर शिवम ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे माफ करना यार, लेकिन मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। शिवम की बात सुनकर रफीक कुछ बोल पाता उससे पहले ही नायरा ने शिवम का हाथ पकड़ लिया और बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि अपनी जिंदगी से कुछ समय निकालकर मुझे दोगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उस वादे को पूरा करो। इस हालत में मैं उस आइलैंड पे नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में अपने घर में रहकर तुम्हारे साथ खुशी के कुछ पल तो बिता सकती हूँ ना। प्लीज प्लीज रुक जाओ। पहले ही अपने वादे को पूरा करने में थोड़ी देर होने की वजह से नायरा ने अपना ये हाल कर लिया था। अब शिवम उसे कोई और गलती करने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और वो लोग पठान खानदान की तरफ निकल गए। रफीक ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था और शिवम और नायरा पिछली वाली सीट पर बैठे थे। नायरा बहुत खुश थी कि अब उसे शिवम के साथ बहुत लंबा वक्त बिताने का समय मिलेगा। घर में रहकर वो शिवम के नजदीक आने की कोशिश करेगी ताकि वो शिवम के दिल में एक छोटी सी जगह ले सके और हो सकता है कि उसके बाद वो कभी शिवम से दोबारा दूर ही ना हो। नायरा पूरी कोशिश करना चाहती थी और वो घर में रहकर शिवम के साथ आगे आने वाले पलों के बारे में सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। शिवम इस वक्त थोड़ा परेशान था। उसे पता था कि उसने अब तक ये सारी बातें दृष्टि को नहीं बताई है, और अगर दृष्टि को ये बात पता चली कि शिवम इस वक्त नायरा के साथ है तो कहीं वो कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। पहले ही नायरा ने दृष्टि के साथ बहुत बदतमीजी की है और काफी सारी गलत फहमियां खड़ी करने की कोशिश की है। शिवम दृष्टि को दोबारा खोना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि वो उसे सारी बातें खुद सामने बैठकर आराम से समझाए ताकि दृष्टि उसकी मजबूरी समझने की कोशिश कर सके। वो फोन पर दृष्टि को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने अभी इस बात को अपने तक ही रखना ठीक समझा। करीबन आधे घंटे के सफर के बाद शिवम, नायरा और रफीक पठान खानदान पहुंच गए थे। नायरा का घर में बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ। सब नायरा को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शिवम को देखकर थोड़े हैरान थे कि आखिर ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। खैर, शिवम से किसी ने कोई सवाल नहीं किया और उसे अपना कमरा दिखा दिया। शिवम का कमरा नायरा के कमरे के बिल्कुल बगल में था। नायरा जब चाहे तब शिवम से मिलने जा सकती थी। ये सोचकर ही शिवम को वो कमरा दिया गया था। शिवम के लिए पठान खानदान में रहना काफी मुश्किल की बात थी। वो वहां नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द नायरा ठीक हो जाए और वो वहां से चला जाए। शिवम को पठान खानदान आए करीबन 2 दिन हो गए थे। नायरा की तबीयत में भी काफी सुधार आ रहा था, लेकिन वो शिवम के सामने ऐसा जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो शिवम उसे छोड़कर चला जाएगा। एक दिन रात को सब सो रहे थे। घर में बिल्कुल शांति थी और नायरा के कमरे में एक छोटी सी लाइट जल रही थी। नायरा अचानक अपने बिस्तर से उठी। उसने कंबल ओढ़ा और वो चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। वो कहां जा रही थी इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। बड़ी ही चालाकी से बिना किसी को पता चले वो घर से बाहर निकल गई और ऑटो पकड़कर एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंची, जहां पर एक आदमी और एक औरत पहले से ही नायरा का इंतजार कर रहे थे। वहां अंधेरा इतना था कि कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नायरा उन दोनों के पास पहुंची और बड़ी ही धीमी आवाज में हंसते हुए बोली, पधारो मारे। नायरा के बोलते ही उस औरत ने ताली बजाते हुए कहा,
गाओ छोरी, बोलो क्या खबर लेकर आई हो? उस औरत के बोलते ही नायरा ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे इस तरह बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है तुमने जो हरकत की है उससे मेरे घर वालों को पता चल सकता था। चोरों की तरह मेरे घर पर अपने आदमी को नौकर बनाकर भेजने की वजह क्या है मैं जान सकती हूँ। अगर तुम्हारा आदमी पकड़ा जाता तो सबका पर्दाफाश हो जाता, और तो और शिवम को भी पता चल जाता कि हम उसके खिलाफ प्लान बना रहे हैं। नायरा की बात सुनकर वहां मौजूद आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तो हम क्या करते? तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। तुमने अपने हाथ की नस काट ली, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और तुमने हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। तुम जानती हो कि तुम हमारे लिए इस वक्त कितनी ज्यादा जरूरी हो, फिर भी तुम बेवकूफी भरी हरकतें कर रही हो। ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है हमें अपने आदमी को भेजना पड़ा, और वो पकड़ा नहीं गया, तो बात यहीं खत्म हो गई। इसलिए भाषण देना बंद करो और चुपचाप बताओ कि क्या खबर लाई हो। आखिर वो आदमी और औरत कौन है, और उनका नायरा से क्या रिश्ता है? क्या नायरा भी शिवम के खिलाफ षड्यंत्र रचने में शामिल है? क्या शिवम को इन सारी चीजों की भनक पड़ जाएगी?